हेलो प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आप लोग तैयार हो जाइए, कमर कस लीजिए, क्योंकि आज से आप लोगों का फाइनली बोर्ड एग्जाम का नया सफर शुरू होने जा रहा है। और आज हम लोगों का पहली क्लास है यूट्यूब पर, जिसमें हम लोग लेके आए हैं इंग्लिश। जी हाँ, आप सबको पता है बिहार बोर्ड के अक्सर जितने भी स्टूडेंट हैं उनको डर लगा रहता है इंग्लिश का सब्जेक्ट को लेकर के कि सर इंग्लिश मेरा बहुत कमजोर है, सर क्या पढ़े, कैसे पढ़े, कहाँ से पढ़े, क्या पूछा जाएगा। अगर आप ये डर खत्म करना चाहते हैं तो प्यारे बच्चों आपको शुरू से ही अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। जी हाँ, और आज हम लोग इंग्लिश का ये पहला क्लास लेके आए हैं, जिसमें हम आपको आज पढ़ाने वाले हैं 12 क्लास इंग्लिश में। जैसे आप सबको पता है टोटल 2 बुक है, एक प्रोज सेक्शन और एक पोएट्री सेक्शन। तो हम लोग जो है प्रोज सेक्शन का ये पहला चैप्टर लेके आए हैं, जिसका नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। यहां पर हम लोग इस चैप्टर का पूरा समरी को देखेंगे, यानी कि पूरा सारांश को देखेंगे। हम यहां पर आपको सारा समरी बिल्कुल आसान भाषा में समझाएंगे। इसमें आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। जी बिल्कुल। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, 100% आपको समझ में आ जाएगा। कोई वर्ड का मीनिंग अगर नहीं आता है तो मैं आपको सारा वर्ड का मीनिंग बताऊंगा। आप लोग प्लीज अपना कॉपी कलम निकाल लीजिएगा ताकि वर्ड का मीनिंग को लिख लीजिएगा, क्योंकि वर्ड मीनिंग जितना याद रखिएगा उतना आपको समरी याद रहेगा। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का मतलब क्या होता है। देखिए, इंडियन का मतलब होता है भारतीय। आपको पूछा जाएगा इंडियन का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, तो इंडियन का मतलब होता है भारतीय। ध्यान से समझना, हम आपको सारा मीनिंग बताएंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। इंडियन का मतलब क्या होता है? भारतीय। सिविलाइजेशन का मतलब क्या होता है? सिविलाइजेशन का मतलब होता है सभ्यता। आपको पता होगा सिविलाइजेशन का मतलब क्या होता है? सभ्यता। और कल्चर का मतलब क्या होता है? कल्चर का मतलब होता है संस्कृति। ठीक है, कल्चर का मतलब क्या होता है? संस्कृति। और एंड का मतलब होता है और। एंड का मतलब क्या होता है? और। अब इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर यानी कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति, यानी कि इस चैप्टर में हम लोग अपने भारतीय सभ्यता के बारे में और अपने भारतीय संस्कृति के बारे में पढ़ते हैं। बहुत मजेदार, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो चैप्टर है हमारा, ये किसके द्वारा लिखा गया। तो वो महान व्यक्ति है जिनका नाम है महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी। जी हां, तो ये जो चैप्टर है प्यारे बच्चों, ये किसके द्वारा लिखा गया है? गांधी जी के द्वारा। पूछा जाता है बताइए इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर किसके द्वारा लिखा गया है, तो आपको आंसर देना है महात्मा गांधी जी के द्वारा। अब महात्मा गांधी जी के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको पूछा जाता है। सबसे पहला क्वेश्चन महात्मा गांधी जी के बारे में पूछा जाता है कि इनका जन्म कब हुआ था। तो हम सब जानते हैं प्यारे बच्चों 2 अक्टूबर, जिस दिन हम लोग गांधी जयंती मनाते हैं। कब? 2 अक्टूबर, यानी कि 2 अक्टूबर को, याद रखिएगा 2 अक्टूबर को 1869 को महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। तो पूछा जाता है इनका जन्म कब हुआ? 2 अक्टूबर 1869 को। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर क्या है, पूछा जाएगा ये क्या है। तो याद रखिएगा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो है ये आपका एसे है। एसे का मतलब होता है निबंध। एसे का मतलब क्या होता है? निबंध। जैसे हिंदी में आप लोग पढ़ते हैं ना बातचीत, बातचीत क्या एक निबंध है, वैसे ही इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो है ये आपका एसे है। एसे को हिंदी में हम लोग निबंध कहते हैं, और ये लिखा गया है गांधी जी के द्वारा। अब चलिए समरी शुरू करने से पहले गांधी जी के बारे में जानते हैं। गांधी जी का पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को। कहां पर हुआ था पूछा जाएगा, तो याद रखिएगा गुजरात का पोरबंदर जिला में। पूछा जाता है, पूछा जाएगा क्या, पूछा जाता है कि गांधी जी का जो जन्म है प्यारे बच्चों कहां पर हुआ था? गुजरात में पोरबंदर नाम का एक जगह में। पोरबंदर नाम का एक जगह में 2 अक्टूबर यानी कि 2 अक्टूबर 1869 को गांधी जी का जन्म हुआ था। ठीक है, अब पूछा जाएगा गांधी जी की मृत्यु कब हुई थी। तो गांधी जी की मृत्यु की बात करें तो 30 जनवरी को नाथुराम गॉडसे ने लगातार 3 गोली मार करके गांधी जी की हत्या कर दिए थे शाम के टाइम में। और गांधी जी जब अंत में जिस समय उनकी मृत्यु हो रही थी तो उसके मुंह से कौन सा शब्द निकलता है? हे राम, है ना। पूछा जाता है कि गांधी जी की जब मृत्यु हो रही थी उस वक्त में कौन सा शब्द निकल रहा था, तो वह शब्द का नाम है हे राम। तो याद रखिएगा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था गुजरात के पोरबंदर में। उनकी मृत्यु की बात करें तो 30 जनवरी 1948 को बिरला हाउस दिल्ली, यानी कि गांधी जी का जो मृत्यु है वो कहां पर हुआ था? बिरला हाउस दिल्ली में। ठीक है, एक दंगा को शांत करने के लिए वो उपवास किए, फिर वो पूजा करके आ रहे थे। उसी समय नाथुराम गॉडसे जो है वो गए और वहां पर उनको 3 गोली मार के उनकी हत्या कर दी। बहुत ही दुखद भरी कहानी, आप जरूर पढ़िएगा।
अब बात करते हैं गांधी जी के पिताजी के बारे में। तो गांधी जी का फादर यानी पिताजी का नाम है करमचंद गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी, ये पूरा नाम है गांधी जी का, जिसको हम लोग महात्मा गांधी जी के नाम से जानते हैं। और महात्मा गांधी जी के पिता का नाम है करमचंद गांधी। गांधी जी की माता जी का नाम है पुतली बाई। पूछा जाता है कि गांधी जी का मदर का नाम क्या है, व्हाट इज द मदर नेम ऑफ गांधी जी, तब आपको बोलना पड़ेगा पुतली बाई। और बात करें गांधी जी की वाइफ का नाम यानी गांधी जी की पत्नी का नाम क्या है, कस्तूरबा गांधी, कस्तूरबा गांधी। और कस्तूरबा गांधी से गांधी जी शादी कब किए थे, तो 13 साल की उम्र में, यानी कि कस्तूरबा गांधी एंड गांधी जी वाज मैरिड एट द एज ऑफ 13, यानी कस्तूरबा गांधी और गांधी जी जो है वो शादी कब किए थे, 13 साल की उम्र में। वो शादी यानी मैरिड, मैरिड का मतलब वो शादी कब किए थे, 13 साल की उम्र में। तो याद रखिएगा बहुत ही बचपन में, मात्र 13 साल की उम्र में गांधी जी का शादी जो है वो कस्तूरबा गांधी जी के साथ हुए थे। ठीक है, और ये आपका इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर क्या है, ये एक एसे है, एसे पूछा जाएगा इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर क्या है, तो वो एक एसे है। एसे का मतलब होता है निबंध। ठीक है, वेरी गुड। तो गांधी जी के बारे में कुछ छोटा सा बायोग्राफी दिए हैं। वैसे तो ये चैप्टर आपका बहुत बड़ा है, 24 पेज का चैप्टर है, लेकिन शॉर्ट में आपको पूछा जाता है यही सब ऑब्जेक्टिव में, और सब्जेक्टिव में आपको समरी पूछा जाता है। तो दोनों हम लोग अच्छे से पढ़ लेंगे, एकदम शुरू से पढ़ेंगे ताकि इंग्लिश का डर जो है वो निकल जाए। ठीक है, चलिए अब गांधी जी के बारे में कुछ और थोड़ा सा जान लेते हैं। गांधी जी को हम लोग बापू के नाम से जानते हैं। आपको पता है हम लोगों का बापू कौन है, तो हम लोग बोलते हैं गांधी जी। गांधी जी को हम लोग बापू के नाम से जानते हैं। गांधी जी को हम लोग फादर ऑफ द नेशन कहते हैं। फादर ऑफ द नेशन का मतलब राष्ट्रीय पिता, नेशन का मतलब राष्ट्र, और पिता का, फादर का मतलब पिता। तो हम लोगों का राष्ट्रपिता कौन है, अगर बोला जाए कि राष्ट्रपिता कौन है, तो याद रखिएगा राष्ट्रपिता जो है वो है गांधी जी, फादर ऑफ द नेशन। गांधी जी जो है वो एक स्पिरिचुअल लीडर थे, एक आध्यात्मिक नेता थे। वो एक क्या थे, एक स्पिरिचुअल लीडर। आपको पूछा जाएगा गांधी जी क्या थे, तो वो एक स्पिरिचुअल लीडर थे, यानी कि वो एक आध्यात्मिक नेता थे। गांधी जी एक स्वतंत्रता सेनानी थे, यानी कि फ्रीडम फाइटर थे, यानी कि आजादी के लिए उन्होंने लड़ाई लड़े थे। वो क्या थे, फ्रीडम फाइटर थे। अ वर्शिपर ऑफ ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, यानी कि गांधी जी जो है वो सहिष्णुता और अहिंसा के पुजारी थे। यानी गांधी जी जो है वो हमेशा ट्रूथ बोलते थे, ट्रूथ का मतलब सत्य, और नॉन वायलेंस, नॉन वायलेंस का मतलब होता है अहिंसा, हिंसा का मतलब होता है खून खराबा, और नॉन वायलेंस मतलब अहिंसा, अहिंसा का मतलब खून खराबा नहीं होना। तो गांधी जी जो है वो बिल्कुल भी खून खराबा को सपोर्ट नहीं करते थे। गांधी जी बिल्कुल भी हिंसा को समर्थन नहीं देते थे। गांधी जी हमेशा हिंसा का विरोध करते थे। गांधी जी हमेशा चाहते थे कि अहिंसा से हम लोग काम लें। तो गांधी जी सहिष्णुता और अहिंसा के पुजारी थे, सत्य और अहिंसा के पुजारी, यानी कि वर्शिपर का मतलब होता है पुजारी। तो अ वर्शिपर ऑफ ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, यानी गांधी जी जो है सच्चाई के, सत्य के और नॉन वायलेंस यानी कि अहिंसा के पुजारी थे, वर्शिपर थे। समझ में आया, वेरी गुड। अब हम लोग जो वन इंपॉर्टेंट चीज है आपके एग्जाम में जो पूछे जाते हैं शुरू करने वाले हैं। यहां पर हम लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में लिखिए, इंग्लिश है ये हिंदी है। आपके एग्जाम में अगर समरी पूछा जाएगा, क्वेश्चन आएगा राइट द समरी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, यानी कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का समरी लिखे, तब आपको सिर्फ ये इंग्लिश वाला ही लिखना है, ये हिंदी वाला नहीं लिखना है। बस ये हिंदी वाला हम इसीलिए लिखे हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए कि यहां पर क्या लिखा हुआ है, और कोई वर्ड का अगर मीनिंग नहीं आएगा तो आसानी से आप समझ जाओगे। सर मैं पुरानी स्टूडेंट हूँ, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर, आपका दिया हुआ पूरा क्वेश्चन एग्जाम में आया था। हम लोग रिजल्ट कब आ रहा है, मिस यू सर, कविता कुमारी। रिजल्ट आप लोगों का मार्च तक आ जाएगा, 25 मार्च से पहले कंफर्म। फिलहाल शुरू करते हैं। तो आपके एग्जाम में पहले जो क्वेश्चन आएगा राइट द समरी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, यानी कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति का समरी लिखिए, यानी कि सारांश लिखिए। सारांश का मतलब क्या होता है, जैसे ये चैप्टर जो है बहुत बड़ा है, 24 पेज का चैप्टर है। क्या हम लोग एग्जाम में 24 पेज लिखेंगे? भाई 24 पेज का तो टोटल क्वेश्चन ही आता है। हम लोगों को समरी कम से कम 1 पेज, 1.5 पेज या 2 पेज में लिखना है। 1 पेज कम से कम या ज्यादा से ज्यादा 2 पेज, 2 पेज से ज्यादा नहीं, क्योंकि 5 नंबर का बात है। ठीक है, तो समरी जब भी आपके एग्जाम में आए तो कम से कम आपको याद रखना कि 1.5 पेज से लेकर के 2 पेज के बीच में आपको लिखना है समरी, सारांश। ठीक है, और हम आपको बिल्कुल शॉर्ट करके आसान भाषा में लिखे हैं ताकि आपको यहीं पे समझ में आ जाए। तो क्वेश्चन आएगा कि बताइए इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का समरी। तो समरी में क्या होता है कि पूरा चैप्टर जो आप पढ़े उसमें जो आपको जो थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट लगा, जो समझ में आया, बेसिक जो कहानी जो वो चैप्टर कहना चाहता है, उसी चीज को आपको लिख देना है। चलो देखते हैं। सबसे पहला लाइन लिखना है, दिस इज ए इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर
हैज बीन रिटेन बाय महात्मा गांधी हु इज नोन एज द फादर ऑफ द नेशन। यानी दिस इसे का मतलब यह निबंध, कौन सा निबंध? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। यानी यह निबंध, कौन सा निबंध? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर हैज बीन रिटेन बाय, ये लिखा गया है किसके द्वारा? महात्मा गांधी जी के द्वारा। यानी कि ये जो एसे है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ये महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया है। हु इज नाउन एज, यहां पर हु का मतलब होगा जो, इज नाउन एज का मतलब जाना जाता है, तो हु इज नाउन एज द फादर ऑफ द नेशन, यानी कि जो फादर ऑफ द नेशन यानी कि राष्ट्रपिता के रूप में जाना जाता है, या राष्ट्रपिता के नाम से जो जाना जाता है, उसी के द्वारा ये चैप्टर, ये एसे, ये निबंध लिखा गया है। यहां तक चीजें हो गई क्लियर, बिल्कुल आसान भाषा में। अब जैसे ही ये लाइन आप लिखिएगा कि इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर हैज बीन रिटन बाय महात्मा गांधी हु इज नाउन एज द फादर ऑफ द नेशन, जो कि फादर ऑफ द नेशन एक राष्ट्रपिता के रूप में जाना जाता है। वेरी गुड। अब थोड़ा सा गांधी जी के बारे में हम लोग लिख लेंगे। जैसे ही वाज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869, यानी कि वो जो है 2 अक्टूबर 1869 को जन्म लिए थे, यानी पैदा हुए थे। तो उनका जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को पैदा हुए थे। बोर्न का मतलब पैदा होना। एट पोरबंदर इन गुजरात, यानी कि कहां पर? पोरबंदर एक जगह है जो कि गुजरात में पड़ता है। यानी कि गांधी जी का जन्म कब हुआ था? गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। ये इसका मीनिंग होता है। गांधी जी के बारे में लिख दिए। अब थोड़ा और आगे चलते हैं। अब पहले तो किसके द्वारा लिखा है? गांधी जी के द्वारा। गांधी जी का जन्म भी लिख लिए। अब आगे बढ़ते हैं। इन दिस इसे, यानी कि इस इसे में, इस इसे का मतलब इस निबंध में, इन दिस इसे यानी कि इस निबंध में महात्मा गांधी हैज हाईलाइटेड द साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। यानी कि इस इसे में, इस इसे का मतलब होता है इस निबंध में महात्मा गांधी जी किस चीज को हाईलाइट किया है? महात्मा गांधी जी जो है वो साइलेंट फीचर ऑफ द इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, यानी कि महात्मा गांधी जी भारतीय सभ्यता और संस्कृति का जो एक फीचर है, फीचर का मतलब होता है जो विशेषता है, उनको जो है हाईलाइट किया है। हाईलाइट का मतलब उजागर किया है, बताया है लोगों को। यानी कि जैसे हम लोग क्या करते हैं आज के दिन, अपना संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। जो भारतीय संस्कृति है, जो भारतीय सभ्यता है, उनको भूल गए हैं और आज के दिन हम लोग वेस्टर्न सभ्यता को फॉलो करते हैं। वेस्टर्न का मतलब पश्चिमी सभ्यता को, जैसे जींस पैंट पहनना, टाई पहनना, बेल्ट पहनना, छोटा छोटा कपड़ा पहनना, ये सब हम लोग कहाँ से सीखे? ये सब हम लोग पश्चिमी संस्कृति सीखे, पश्चिमी संस्कृति से, जबकि हम लोग का संस्कृति ऐसा नहीं है। तो गांधी जी कहते हैं, गांधी जी जो है इस इसे में, यानी कि इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर जो चैप्टर है, इस चैप्टर में गांधी जी ने किस चीज को हाईलाइट किया है, यानी कि किस चीज को बताया है? साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, यानी कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति का जो विशेषता है, प्रमुख विशेषता, जो खूबी है, उन्हीं को गांधी जी बताए हैं इस चैप्टर में। यही चीज आपका यहां पर लिखा हुआ है कि महात्मा गांधी जी हाईलाइटेड द साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। ही सेज, वो कहते हैं, कौन? गांधी जी। वो कहते हैं that the foundation of Indian civilization is far better than the Western civilization and our civilization cannot be beaten the world। यानी कि गांधी जी कहते हैं the foundation of Indian civilization culture, यानी गांधी जी क्या कहते हैं कि हमारी जो सभ्यता का नींव है, फाउंडेशन, फाउंडेशन का मतलब क्या होता है? जैसे हम लोग कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो बिल्डिंग बनाने से पहले क्या करते हैं कि फाउंडेशन का काम हुआ, मतलब जो जड़, जो नीचे का, जमीन के नीचे का काम होता है, उसी को कहते हैं फाउंडेशन। आप लोग देखते होंगे जो बिल्डिंग का घर बनाने के लिए आता है, वो लोग बोलता है कि फाउंडेशन जल्दी करेंगे, फाउंडेशन के लिए खुदाई करो, फाउंडेशन के लिए खुदाई करें। तो फाउंडेशन का मतलब होता है नींव, यानी कि जड़, सबसे नीचे नींव, जहां पर हम लोग बीज बोते हैं, नींव। ठीक है। तो ही सेज, वो कहते हैं द फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, यानी हमारा जो भारतीय सभ्यता है, जो हमारा भारतीय सभ्यता का फाउंडेशन है, जो नींव है, वो फार बेटर, फार बेटर का मतलब बहुत अच्छा है। किससे? वेस्टर्न सिविलाइजेशन एंड आवर सिविलाइजेशन, यानी किससे बढ़िया है? वेस्टर्न सिविलाइजेशन से। वेस्टर्न सिविलाइजेशन का मतलब पश्चिमी सभ्यता से। तो गांधी जी कहते हैं कि हमारा जो सभ्यता का नींव है, ये बहुत अच्छा है, फार बेटर है वेस्टर्न सिविलाइजेशन से, यानी कि पश्चिमी सभ्यता से। एंड, यानी कि और, आवर सिविलाइजेशन कैन नॉट बी बीटेन, और हमारी सभ्यता को, हमारी सभ्यता को, यहां पर लिखा हुआ है एंड, यानी कि और, आवर सिविलाइजेशन यानी हमारी सभ्यता को कैन नॉट बी बीटन, कोई हरा नहीं सकता, कोई मार नहीं सकता, इन द वर्ल्ड, इस दुनिया में।
यानी कि गांधी जी क्या कहते हैं कि हमारी सभ्यता को इस दुनिया में कोई भी बिटेन नहीं कर सकता, कोई हरा नहीं सकता। बिटेन का मतलब होगा हराना, और कैन नॉट का मतलब नहीं सकता, सिविलाइजेशन का मतलब सभ्यता, आवर का मतलब हमारा। तो हमारी सभ्यता को इस दुनिया में, इन दिस वर्ल्ड यानी कि इस दुनिया में कोई भी हरा नहीं सकता, बिटेन नहीं कर सकता। बिकॉज, क्योंकि वी आर द फॉलोइंग द पाथ दैट आवर एंसेस्टर्स, क्योंकि हम लोग जो है अपने एंसेस्टर्स, एंसेस्टर का मतलब होता है पूर्वज। यहां पर कहा गया एंसेस्टर्स, देखो तो ध्यान से सुनो। He says that the foundation of Indian civilization and culture is far better than the Western civilization। यानी कि गांधी जी कहते हैं कि हमारे सभ्यता का जो नींव है ये पश्चिमी सभ्यता से बहुत अच्छा है, फार बेटर है। और हमारा जो सिविलाइजेशन है, हमारा जो सभ्यता है, हमारी सभ्यता को इस दुनिया में कोई भी हरा नहीं सकता। क्योंकि बिकॉज वी आर द फॉलोइंग द पाथ, यानी कि हम लोग जो फॉलो करते हैं, हम लोग किसको फॉलो करते हैं? अपने एंसेस्टर्स को। आवर एंसेस्टर मतलब अपने पूर्वज को। एंसेस्टर का मतलब क्या होता है? पूर्वज। एंसेस्टर का मतलब होता है पूर्वज, यानी कि हम लोग जो है अपने पूर्वजों के रास्ता को फॉलो करते हैं जो वो हमारे लिए बनाए हैं, यही इसका मतलब होता है। तो हम लोग जो है हमारी भारतीय सभ्यता को कोई भी हरा नहीं सकता, कोई भी गिरा नहीं सकता, कोई भी मार नहीं सकता। क्यों? क्योंकि हम लोग अपने पूर्वजों के बनाए गए रास्ते पर चलते हैं, उसी को फॉलो करते हैं। एंसेस्टर का मतलब पूर्वज, मेड का मतलब बनाया गया, पाथ का मतलब रास्ता, फॉलोइंग का मतलब उसी रास्ते पर चलते हैं, उसी रास्ते को फॉलो करते हैं, इसका मतलब यही होता है। ठीक है, तो पश्चिमी सभ्यता जो है हमारी सभ्यता को कभी भी हरा नहीं सकती। क्यों? क्योंकि हम लोग अपने पूर्वजों के रास्ते पर चलते हैं। वी फॉलो द पाथ ऑफ आवर एंसेस्टर्स मेड फॉर अस, यानी जो हमारे पूर्वज हमारे रास्ता बनाए हैं उसी रास्ता पर हम लोग चलते हैं, इसीलिए हमारी सभ्यता को कोई हरा नहीं सकता, मार नहीं सकता। अब आगे देखिए, देयर इज अ चार्ज अगेंस्ट अस बाय वेस्टर्न पीपुल दैट वी आर इग्नोरेंट एंड स्टोलिड, बट गांधी जी सेज दिस चार्ज इज अगेंस्ट आवर मेरिट। यानी कि पश्चिमी लोग हम पर आरोप लगाते हैं। देयर इज अ चार्ज, चार्ज का मतलब होता है ना कि चार्ज लगाओ, इस पर 2 रुपये का चार्ज लगाओ, इस पर 3 रुपये का चार्ज लगाओ, तो चार्ज का मतलब होता है एक तरीके से आरोप लगाना। तो देयर इज अ चार्ज, वो आरोप लगाते हैं, अगेंस्ट अस, हमारे ऊपर, हमारे खिलाफ वो आरोप लगाते हैं, बाय वेस्टर्न पीपुल, कौन? पश्चिमी पीपुल, यानी कि पश्चिमी लोग, पश्चिमी सभ्यता के लोगों के द्वारा हम लोगों पर आरोप लगाया जाता है कि, डेट का मतलब होता है कि, वी आर इग्नोरेंट, हम लोग क्या है? अज्ञानी है, एंड स्टोलिड, एंड हम लोग मूर्ख है। यानी कि पश्चिमी लोग हम लोग पर आरोप लगाते हैं कि हम लोग अज्ञानी हैं और हम लोग क्या है? मूर्ख हैं। यानी कि वी आर इग्नोरेंट एंड वी आर स्टोलिड, हम लोग मूर्ख हैं, हम लोग अज्ञानी हैं। ये चार्ज लगाया जाता है किसके द्वारा? वेस्टर्न पीपुल के द्वारा, यानी पश्चिमी लोगों के द्वारा। गांधी जी सेज दिस चार्ज इज अगेंस्ट आवर मेरिट, और गांधी जी कहते हैं कि ये जो आरोप लगाया जाता है ये हमारे योग्यता के खिलाफ है। योग्यता का मतलब मेरिट होता है, मेरिट, तुम्हारा मेरिट कितना आया, यानी तुम्हारा योग्यता कितना आया, तो मेरिट का मतलब होता है योग्यता। तो गांधी जी कहते हैं कि ये जो चार्ज है वो हमारे योग्यता के खिलाफ है। वी कैन ऑल्सो डू एवरीथिंग, वी कैन ऑल्सो डू एवरीथिंग, गांधी जी कहते हैं वी कैन ऑल्सो डू एवरीथिंग, यानी कि हम लोग भी सब कुछ कर सकते हैं। वी का मतलब हम लोग, कैन का मतलब कर सकते हैं, ऑल्सो का मतलब भी, डू का मतलब करना, एवरीथिंग का मतलब सब कुछ, यानी वी कैन डू एवरीथिंग, हम लोग भी सब कुछ कर सकते हैं। बट लेकिन आवर सिविलाइजेशन डज नॉट परमिशन टू डू, लेकिन हमारी सभ्यता ये सब करने का परमिशन नहीं देती। लेकिन आवर सिविलाइजेशन यानी हमारी सभ्यता ये सब करने का परमिशन यानी अनुमति नहीं देती। तो गांधी जी कहते हैं कि हम लोग पर तुम लोग आरोप लगाते हो, कौन सा? कि हम लोग जो है अज्ञानी है, मूर्ख है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये आरोप जो है हमारी योग्यता के खिलाफ है। हम लोग भी सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन हम लोग जो है अपनी सभ्यता के खिलाफ नहीं जाते, क्योंकि हमारी सभ्यता, हमारा सिविलाइजेशन, हमारा भारतीय संस्कृति ऐसा अनुमति नहीं देता। हमारा संस्कृति कहता है कि आप सही रास्ते पे चलो, आप छोटे कपड़ा मत पहनो, आप अपना बड़ों का आदर करो, रिस्पेक्ट करो। ऐसा नहीं कि हम लोग अपने माँ बाप को अनाथ आश्रम में छोड़ देते हैं। ठीक है, पश्चिमी सभ्यता के लोग ऐसे करते हैं। अब आगे देखिए, गांधी जी सेड दैट आवर एंसेस्टर्स प्रिफर्ड विलेजेस टू सिटीज बिकॉज दे न्यू सिटीज आर फुल ऑफ वाइसेस। गांधी जी कहते हैं हमारे पूर्वजों ने शहरों की तुलना में गांवों को प्राथमिकता दी। गांधी जी कहते हैं दैट कि आवर एंसेस्टर यानी हमारे पूर्वज प्रीफर्ड,
प्रीफर करना, यानी कि हम लोग बोलते हैं ना कि भाई दो पेन है तो दो पेन में कहेंगे ये पेन प्रीफर करते हैं हम, यानी कि इस पेन को आगे लेके आओ, इस पेन को आगे लेके आओ। तो गांधी जी क्या कहते थे कि गांधी जी कहते हैं कि हमारे जो पूर्वज है वो क्या कहते हैं कि हमारा जो गांव है वो शहर से ज्यादा अच्छा है। वो हमेशा गांधी जी कहते हैं कि जो गांव होता है, भारतीय गांव, वो शहर से अच्छा है। क्यों? क्योंकि दे न्यू, वे जानते थे, सिटीज आर फुल ऑफ वाइसेस, वो जानते थे कि जो सिटी है, सिटी का मतलब शहर है, वो दुष्टों से भरा है, जो शहर है वो अपराधों से भरा है, जो शहर है वो लुटेरों से भरा है, जो शहर है वो चोरों से भरा है, लेकिन गांव में जो लोग हैं वो शांति से रहते हैं। यानी गांधी जी कहते हैं कि हमारे पूर्वज जो है वो विलेज को प्रीफर करते थे। यानी गांधी जी कहते हैं कि हमारे जो पूर्वज थे, जो एंसेस्टर थे, वो कहते थे कि गांव सबसे अच्छा होता है, शहर से भी अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि जो शहर है उसमें बहुत सारा दुष्ट भरा हुआ होता है, बहुत सारा क्राइम होता है, बहुत सारा अपराध होता है, बहुत सारा चोरी होता है, बहुत सारा लूटमार होता है, ये सारी चीजें होती है, क्राइम, रोबर, थीव्स, कहां पर होती है? शहर में। लेकिन बट इन विलेजेस, यानी कि गांव में, पीपुल लिव इन पीस, पीपुल का मतलब लोग, लिव का मतलब रहना, पीस का मतलब शांति, यानी कि गांव में जो लोग हैं वो बिल्कुल शांति से रहते थे। ये कौन कहते हैं? गांधी जी कहते हैं। तो गांधी जी कहते हैं कि शहर में जो है क्राइम, रोबर, थीव्स, ये चोरी वगैरह सारी चीजें होती है, लेकिन जब आप एक गांव में जाओगे तो गांव में जो लोग हैं मिलजुल करके प्यार से, प्रेम से रहते हैं। ठीक है, आगे देखो। गांधी जी सेज दैट माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड। गांधी जी कहते हैं कि जो माइंड है, माइंड का मतलब जो दिमाग है, वो क्या है? रेस्टलेस बर्ड है। रेस्टलेस बर्ड का मतलब क्या होता है? एक तरीके से असंतुष्ट रहना। यानी कि बेसिकली गांधी जी कहते हैं कि जो हमारा दिमाग है वो एक रेस्टलेस बर्ड है। रेस्टलेस बर्ड का मतलब हो गया बेचैन पक्षी, है ना। गांधी जी सेज, गांधी जी कहते हैं दैट कि माइंड, यानी माइंड, दिमाग, इज अ रेस्टलेस बर्ड, यानी कि जो दिमाग है वो क्या है? एक रेस्टलेस बर्ड है, मतलब वो एक बेचैन पक्षी है। जो हमारा दिमाग है वो बेचैन पक्षी के जैसा है। बेचैन पक्षी का मतलब क्या होता है? जैसे भाई पक्षी को देखोगे ना, वो पक्षी हमेशा, बेचैन पक्षी हमेशा उड़ते रहता है, कभी यहाँ कभी वहां, कभी यहाँ कभी वहां, कभी वहां, कभी यहाँ है तो कभी 3 किलोमीटर दूर कहीं और चले गया। तो हमारा जो दिमाग है वो भी एक रेस्टलेस बर्ड के जैसा है। ये कौन कहते हैं? गांधी जी कहते हैं। फिर आगे वो कहते हैं द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, यानी हमारा दिमाग जितना पाएगा और उतना चाहेगा। यानी गांधी जी क्या कहते हैं कि हमारा दिमाग जो है वो एक बेचैन पक्षी के जैसा है, यानी कि इस बेचैन पक्षी को जितना मिलेगा ये उतना चाहेगा। द मोर इट्स गेट्स, इसे जितना मिलेगा, द मोर इट वांट्स, ये उतना चाहेगा, एंड रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, और तब भी ये क्या रहेगा? अनसेटिस्फाइड रहेगा, यानी कि तब भी ये असंतुष्ट रहेगा। यानी हमारा दिमाग एक बेचैन पक्षी के जैसा है, हम लोगों को जितना चीज मिलेगा हम उतना चाहेंगे, और भी उतना लालच करेंगे, उतना लालच करेंगे, और तब भी हम लोग अनसेटिस्फाइड रहेंगे, मतलब हम लोग असंतुष्ट रहेंगे। हम लोगों को तब भी सेटिस्फाइड नहीं होगा, संतुष्टि नहीं होगा। हम लोग होते हैं ना ऐसे, लालच बुरी बला है, फिर भी लालच करते जाते हैं। आज 1 करोड़ कमाए तो कल बोलेंगे और 2 करोड़ कमाते हैं, 1 लाख कमाए तो कल 2 लाख, 1000 कमाए तो कल 2000। तो ये जितना पाएगा उतना चाहेगा, कभी भी रुकेगा नहीं, कभी भी संतुष्टि नहीं होगा। यही गांधी जी कहते हैं। सो वी शुड नॉट इंडल्ज इन आवर पैशंस, और इसलिए हमें अपने जुनून में लिप्त नहीं रहना चाहिए, यानी कि हम लोगों को अपने जुनून में खत्म नहीं होना चाहिए, इंडल्ज यानी कि लिप्त नहीं रहना चाहिए। ठीक है, अब एक बार हम आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझा देते हैं ताकि जो स्टोरी है वो अच्छे से याद रहे। देखिए, यह जो निबंध है भारतीय सभ्यता और संस्कृति, राष्ट्रपिता कहे जाने वाले महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया, यानी इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर जो है ये किसके द्वारा रिटन है? हैज बीन रिटन बाय गांधी जी, जिनका जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को। कहां पर? पोरबंदर, गुजरात में। इन दिस इसे, यानी कि इस इसे में, गांधी जी कहते हैं इस इसे में, इन दिस इसे का मतलब होता है इस निबंध में, महात्मा गांधी हैज हाईलाइटेड द साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडिया, यानी कि महात्मा गांधी जी इस कहानी में, इस इसे में, इस निबंध में किस चीज को हाईलाइट किया है? अपने भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता का विशेषता को हाईलाइट किया, यानी कि भारतीय सभ्यता को बहुत अच्छे से इस चैप्टर में गांधी जी बताए हैं। ही सेज दैट आवर फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज फार बेटर देन द वेस्टर्न सिविलाइजेशन, यानी गांधी जी कहते हैं कि हमारे सभ्यता का जो नींव है वो पश्चिमी सभ्यता से बहुत अच्छा है। क्या है? बहुत अच्छा है। और हमारी सभ्यता को कभी भी बिटेन इन द वर्ल्ड, यानी हमारी सभ्यता को इस दुनिया में कोई भी हरा नहीं सकता, कोई भी बिटेन नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि हम लोग अपने पूर्वजों के रास्ते पर चलते हैं, अपने पूर्वजों के रास्ते को फॉलो करते हैं, एंसेस्टर्स के रास्ते को फॉलो करते हैं। देयर इज ए चार्ज अगेंस्ट अज बाय वेस्टर्न पीपुल,
यानी कि पश्चिमी लोगों के द्वारा हम लोगों पर आरोप लगाया जाता है कि हम लोग एक इग्नोरेंट है, मतलब हम लोग क्या है, अज्ञानी है, हम लोग मूर्ख हैं, ऐसा आरोप लगाया जाता है पश्चिमी लोगों के द्वारा। लेकिन गांधी जी कहते हैं कि ये चार्ज जो है, ये जो आरोप है हम लोगों के योग्य के खिलाफ है, योग्यता के खिलाफ है, मेरिट के खिलाफ है। हम लोग भी चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं, हम लोग भी चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन हमारी जो सभ्यता है वो हमें अनुमति नहीं देती है ना। आवर सिविलाइजेशन डज नॉट गिव परमिशन या डज नॉट परमिशन अस परमिशन टू डू, यानी कि हमें जो है वो परमिशन नहीं देती हमारी सभ्यता। फिर आगे लिखते हैं, गांधी जी सेज दैट आवर एंसेस्टर प्रेफर्ड विलेज, यानी गांधी जी कहते हैं कि हमारे जो पूर्वज थे वो विलेज पर रहना ज्यादा पसंद करते थे शहर से। क्यों? क्योंकि शहर में चोरी होता है, शहर में रोबर होता है, क्राइम होता है, चोरी होता है, वाइसेस, दुष्ट लोग रहते हैं, ये सभी लोग रहते हैं। लेकिन जब आप एक गांव में देखोगे तो गांव में जो लोग हैं वो मिलजुल करके आराम से शांति से रहते हैं। गांधी जी सेड दैट माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, गांधी जी कहते हैं कि हमारा जो माइंड है वो रेस्टलेस बर्ड है, मतलब हमारा जो माइंड है, जो दिमाग है, वो बेचैन पक्षी के जैसा है। इस दिमाग को जितना मिलेगा ये उतना चाहेगा। द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स एंड रिमेन अनसेटिस्फाइड, यानी कि तब भी ये अनसेटिस्फाइड ही रहेगा, असंतुष्ट रहेगा। इसीलिए सो वी शुड नॉट इंडल्ज इन आवर पेशेंस, इसीलिए हमें अपने जुनून में लिप्त नहीं रहना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, ये 5 नंबर का जो समरी है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, उम्मीद करते हैं आप ये समरी को अच्छे से समझ गए होंगे। अगर अच्छे से नहीं आया एक बार और देख लीजिएगा, ये सारी चीज समझ में आ जाएगी। ये नोट अच्छे से कर लीजिएगा, ये समरी को अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा और 1-2 बार 3 बार अपने से रिवीजन करिएगा, अच्छे से तैयारी हो जाएगी। अब एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है प्यारे बच्चों, जो भी लोग 2025 में एग्जाम देने वाले हैं, बहुत सारे बच्चों का ये था कि सर क्लास कब से होगी, कहाँ होगी, किस तरह होगी, कैसे हम लोग जुड़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि हम लोग जो है, जो भी स्टूडेंट 2025 में एग्जाम देने वाले हैं, उन लोगों के लिए जो न्यू बैच है हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। न्यू बैच हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। न्यू बैच का नाम सबसे पहले क्या है तो याद रखिएगा, न्यू बैच का जो नाम है प्यारे बच्चों वो है सफलता बैच 2025। ठीक है, सफलता बैच 2025। ये जो सफलता बैच 2025 है ये शुरू हो गया है। इसमें क्लास भी आपका शुरू हो गया है, सभी सब्जेक्ट की, ऑल सब्जेक्ट, आर्ट्स का सभी सब्जेक्ट हम लोग यहाँ पर आपको पढ़ाते हैं, ऑल सभी सब्जेक्ट। ठीक है, अगर मान लो कोई सफलता बैच 2025 में ज्वाइन करना चाहता है और भी कोई जानकारी चाहता है तो इसके और भी जानकारी के लिए प्यारे बच्चों ये नंबर हम दे रहे हैं, इस नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, 8709910975, नंबर भी याद कर लीजिए, 8709910975, ये हमारा नंबर है। इस नंबर से हमसे बात कर लीजिएगा। सफलता बैच 2025, जो लोग 2025 में एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए बैच शुरू हो गया है, जहां पर ऑल सब्जेक्ट की आपकी पढ़ाई हो रही है। और एडमिशन लेने के लिए आप इस नंबर पे कॉल करें, और अगर आप अपने से एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप जो है तनु क्लासेस ऐप का नाम है, इस ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, तनु क्लासेस ऐप को। वहीं पे डाउनलोड करने के बाद वहीं पे आप सफलता बैच में खुद से ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप गूगल पे फोन पे नहीं चलाते तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए। इस बैच में कंप्लीट तैयारी होती है, शुरू से लेकर आखिर तक पूरी लाइव क्लास आपकी होती है। लाइव क्लास में नहीं जुड़ पाते, रिकॉर्ड क्लास मिलेगा, इसमें पीडीएफ, इसमें टेस्ट, इसमें डाउट क्लास, सारी फैसिलिटी आपको मिलेंगी। और एक भी चीज आपको बाहर से लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप इस बैच में जुड़ते हैं तो कंप्लीट तैयारी आपके यहीं पे होगी। और एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है कि बस आपका काम पढ़ना है, लिखना है, पढ़ना है, बाकी सारा काम हम आपका करके देंगे। ठीक है, ज्यादा जानकारी के लिए इस नंबर पे कांटेक्ट करें। थैंक यू सो मच आप लोगों का इतना कीमती वक्त देने के लिए। ऐसे ही रोज 7 बजे आपकी क्लास होगी, इसी टाइम पे रोज आप लोगों को जुड़ना है। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय।